हाय एवरीवन। आज हम +2 फिजिक्स के अंदर हैं और गाइस आज का हमारा लेक्चर है एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज्ड कैपेसिटर। दोबारा से देख लीजिएगा बच्चा टाइटल को, एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। इससे पहले तक अगर आप देखें तो हम बोलते थे कैपेसिटर इज एक्चुअली द डिवाइस विच हैव द एबिलिटी टू स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज और पोटेंशियल विद इन द स्मॉल सरफेस। इससे पहले हमने बताया था कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करके रखता है। और बच्चा जब भी नाम आएगा कैपेसिटर का तो हम कैपेसिटर को हर बार एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की टर्म्स में जानेंगे। तो देखो एक इंडिकेशन दिया हुआ है, दैट इज़ द प्लेट ए, ये प्लेट बी है। इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल व्हील अप्लाई कर दिया गया है और ये सेफ्टी के लिए अर्थड कर दिया। अब कह रहे हैं कि एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है। हमें क्या सिखाया गया है? हमें सिखाया गया था कि जब कभी भी हम एनर्जी निकालेंगे ना तो एनर्जी डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। हम एनर्जी निकालने की बजाय सीधा उस जगह के ऊपर अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे, क्योंकि हम गाइस हर बार बोलते थे फिंगर भी अगर स्टीयर की तो हमने वर्क किया है। अब ये कह रहे हैं कि वेन एवर द कैपेसिटर डू देयर वर्किंग देन हाउ द अमाउंट ऑफ एनर्जी या हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी आर डेवलप एंड वाई, मतलब कितनी एनर्जी जनरेट होगी और कैसे होगी, एनर्जी आएगी कैसे कैपेसिटर के अंदर। तो बच्चा यहाँ है ना एक सीधी सीधी बात आती है, पहले कैपेसिटर चार्जलेस है और फिर धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होगा। तो एक बात हमने आपको बोला है, उंगली भी हिलाई तो काम किया है और यहाँ तो हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो बच्चा कैपेसिटर के हिंदी में सुनो, कैपेसिटर के चार्ज होने में यूज की गई एनर्जी या कैपेसिटर के चार्ज होने में किया गया काम उस कैपेसिटर के अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में ऐड हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर क्या डिफाइन करेंगे? द टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर मे आल्सो बी डिफाइंड एज इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन when the capacitor start to take the charging from zero charge to fully charge। मतलब जब हमारे कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं था तब से और जब हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ है तब तक उसने जितना वर्क किया, that amount of work is stored inside this in the form of their energy and that energy is called as potential energy। अब बच्चे दो तीन छोटी छोटी बातें देखिएगा। Q नोट भी द चार्ज ऑन द प्लेट ए एट पोटेंशियल V नोट। V नोट पोटेंशियल के ऊपर चार्ज है, V भी द फाइनल पोटेंशियल एंड Q भी द चार्ज सप्लाइड। जब इस कैपेसिटर को चार्ज सप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि जब हम कैपेसिटर को थोड़ा सा चार्ज दे देंगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। यहाँ से सबको पता है W इज इक्वल टू V इंटू Q होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं दिखाऊँ V इज इक्वल टू W बाई Q, ये आप पढ़ करके आए हैं पहले। तो बच्चा यहाँ से देखो V इज इक्वल टू W बाई Q, तो W क्या आएगा? V इंटू Q। तो W को स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर यहाँ पर कैरी आउट किया जाए तो dW इज इक्वल टू V इंटू DQ। V तो पोटेंशियल है और बेटा दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में अप्लाई होने वाला पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा। सो dW इज इक्वल टू V इंटू DQ। ये आ गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। आपका एम क्या है? हमारा एम है टू कैलकुलेट द कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को उठा करके इंटीग्रेट कर दो। कब से करना है? जब कैपेसिटर में जीरो चार्ज था तब से जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है तब तक। और बच्चा Q नोट भी द फुल चार्ज इनसाइड द कैपेसिटर। तो अब हमारे पास क्या आएगा? dW का इंटीग्रेशन कर दिया, V इंटू DQ 0 से Q तक। एक चीज़ V की वैल्यू रख दो, क्योंकि यहाँ लिखा गया है V Q बाई C होता है, तो पहले V की जगह पर वैल्यू रखो तो Q बाई C इंटू DQ। ये देखो V की वैल्यू रख दी Q बाई C इंटू DQ 0 से Q नोट तक हो गया। जो कॉन्स्टेंट C इज़ द कैपेसिटेंस, कॉन्स्टेंट फैक्टर है, C को बाहर ले आओ, 1 बाई C बाहर आ गया, अंदर Q इंटू DQ। बस यहीं तक हम बोलते हैं, उसके बाद सबको पता होता है किस जैसा इंटीग्रेशन आ गया बच्चा। तो इंटीग्रेशन आ गया x इंटू DX, क्या खुलेगा? x स्क्वेयर बाई 2। तो देखो Q इंटू DQ 1 बाई C बाहर आ गया, Q इंटू DQ का इंटीग्रेशन खुलेगा Q स्क्वेयर बाई 2 0 से Q नोट तक। तो देखो W इज इक्वल टू 1 बाई 2C Q नोट स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर। फाइनलाइज्ड फॉर्मूला W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने बोला है वर्क इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। सो वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 1 बाई 2C इंटू Q नोट स्क्वेयर, ये आ गया।
बट गाइज कभी कभी न्यूमेरिकल्स वैल्यू पुट करवाने के लिए या पेपर में न्यूमेरिकल पूछने के लिए वो फॉर्मूला चेंज कर देते हैं। अब आप देखो यहाँ थोड़ा सा बाइंड करके रखा करो अपने आप को। एक्चुअल में फॉर्मूला आया है 1/2c इंटू क्यू नॉट स्क्वायर, लेकिन आपको ये भी पता है क्यू सी इंटू वी होता है। वैल्यू रखो यहाँ पर क्यू नॉट स्क्वायर की, तो क्यू नॉट्स का स्क्वायर है और क्यू नॉट सी इंटू वी नॉट है, तो वैल्यू रखो सी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। एक सी से एक सी कैंसिल, तो पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला निकल गया 1/2c वी नॉट स्क्वायर। मतलब आपको न्यूमेरिकल देखना है कि Q और C की टर्म्स में है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, C और V की टर्म्स में वैल्यू है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दोबारा से इसी चीज़ को देखो 1/2c इंटू क्यू नॉट स्क्वायर। क्यू नॉट स्क्वायर का मतलब क्यू नॉट इंटू क्यू नॉट। अब की बार पहले यहाँ ये वाली वैल्यू दोनों में रखी थी, अब एक क्यू नॉट की वैल्यू रख दो बस। तो ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। अगर डेरिवेशन की बात करें तो हम इससे पहले भी बोलते थे डेरिवेशन हमारे राइटर के प्री प्लान है बच्चा, पहले से प्लानिंग है। तो देखो 1/2c क्यू नॉट इंटू सी वी नॉट, एक कैंसिल होगी तो हाफ क्यू नॉट वी बच्चा, हाफ क्यू वी हाफ सी वी हाफ 1/2c और क्यू स्क्वायर, तीनों फॉर्मूलाज पोटेंशियल एनर्जी के हैं। बहुत अच्छा डेरिवेशन था, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका जहाँ से है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं। ये एक जर्नल टॉपिक है, आप लोग समझ गए होंगे हम नेक्स्ट वीडियो किस साइड में लेकर के जाएंगे। गाइस हमारा नेक्स्ट लेक्चर पक्का गॉस थ्योरम के ऊपर होगा, क्योंकि आज बंदे ने एक इंडिकेशन दे दी है एरिया वेक्टर। बच्चा ये एरिया वेक्टर समझना पड़ेगा अब आपको। कोई भी कंडक्टर किसी भी शेप में अगर दे दिया जा रहा है, एनी कंडक्टर इन एनी शेप, आप उसका एक छोटा सा सरफेस मेंशन कर लीजिएगा जैसा हमने यहाँ पर मेंशन किया है, एंड दैट सरफेस इज एक्ट एज द गॉसियन सरफेस। ये सरफेस गॉसियन सरफेस है और इसको स्मॉल एरिया वेक्टर बोलते हैं, एंड दैट इज ds से प्रेजेंट होगा। अब कह रहे हैं एरिया वेक्टर क्या है, तो एरिया वेक्टर की डेफिनेशन देखो, द वेक्टर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द एरिया, the vector which draw perpendicular to the area element and pointing outwardly of a closed surface। एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो किसी क्लोज्ड स्मॉल सरफेस से पॉइंटेड होता है बाहर की तरफ, ऐसे। वही जैसा +1 में पढ़ा था, हेड एंड टेल, द लेंथ ऑफ द टेल विल इंडिकेट द मैग्नीट्यूड एंड हेड विल इंडिकेट द डायरेक्शन। या नीचे लिखा गया है द लेंथ गिव्स द मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड को दिया जाएगा, एंड गाइज एरो हेड गिव्स द डायरेक्शन, और जो एरो हेड है वो डायरेक्शन देगी हमें कि कौन सी डायरेक्शन में हमारा एरिया एलिमेंट है। अब इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है, बहुत अच्छी चीज़ है गाइज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लोग ऐसा मानते हैं कि फ्लक्स के बिना गॉस आगे नहीं चल सकता था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एक गिवन एरिया के अंदर से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया विद इन 1 सेकेंड, तो ये फ्लक्स है। और एक बार में कंप्लीट एरिया पे काम करेंगे नहीं, क्योंकि एरिया वेक्टर ने आपको बता दिया हम हमेशा क्या करते हैं, स्मॉल एरिया वेक्टर को काउंट करते हैं। तो स्मॉल एरिया वेक्टर को काउंट करेंगे गाइज, इसलिए आगे देखिएगा फाई ई, फ्लक्स को फाई ई से, ये फाई है फाई, और ई मीन्स इलेक्ट्रिक, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद हम इसको फाई बी भी लिखना शुरू कर देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के टर्म्स में। गाइज फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ई डॉट डी एस। ई कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ds इज द स्मॉल एरिया। आपको क्या करना है, कंप्लीट एरिया के ऊपर फ्लक्स अगर निकालना चाहे तो बच्चा ds का ही इंटीग्रेशन होगा। ये वाला जो साइन है, इस साइन को देखिएगा, ऐसा करके ऐसा किया गया है, इसका मतलब होता है एंटायर सरफेस इंटीग्रल। एंटायर सरफेस इंटीग्रल यानी कि पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन हो गया है ई डॉट डी एस। तो ई आ गया, और जब डी एस का इंटीग्रेशन होगा तो कंप्लीट क्या आ जाएगा, एस। हेंस फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट एस।
आगे चल करके ओपन करना चाहेंगे तो EDS को ओपन कर देंगे, EDS कोस थीटा, और आपको भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और DS वेक्टर दोनों अगर सेम लाइन में है तो कोस थीटा की वैल्यू 0 और वो +1 हो जाता है। हेंस फ्लक्स जो हमारा आया दैट इज E.S। आ गया। आओ गाइज, छोटे थे तब से सुनते आए हैं, वैल्यू रख दें E की बेटा, फाई E की वैल्यू होगी F/Q और S ये रहा। जिन लोगों को दिक्कत हो रही है वो लोग याद रखें, आप लोगों ने सीखा था F = QE, आप लोगों ने पढ़ा है F = QE, तो E क्या आएगा, E आएगा F/Q। हमने भी यही कहा है, ये E था, E की जगह पर F/Q और ये S रहा। F की यूनिट न्यूटन, Q की यूनिट कूलम्स और S सरफेस एरिया की यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास फाई की यूनिट आ गई न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। बताइएगा, बहुत अच्छा है। फाई फ्लक्स है, फ्लक्स की यूनिट आ गई न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। उसके बाद कह रहे गाइस, फ्लक्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरी। फ्लक्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। वन इज पॉजिटिव फ्लक्स, अनदर इज नेगेटिव फ्लक्स एंड थर्ड इज जीरो फ्लक्स। यहाँ से एक बात आपके सामने निकल करके आ गई कि फ्लक्स जो हमारा आया है वो ES कोस थीटा के बराबर है। और बच्चा कोस थीटा के बराबर है तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल फ्लक्स आर कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरी। कोस लेस देन 90, अगर थीटा लेस देन 90 है तो आपको भी पता है कौन से पहले क्वाड्रेंट जोन के अंदर गई हुई है चीज़ और वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो हम बोल देंगे कि पॉजिटिव फ्लक्स इज दैट फ्लक्स इन विच एंगल बिटवीन E एंड S आर लेस देन दैट ऑफ द 90। एक ऐसा फ्लक्स जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और सरफेस एरिया के बीच में एंगल लेस देन 90 होता है, उस जगह पर पॉजिटिव फ्लक्स होगा। नेगेटिव फ्लक्स इज दैट फ्लक्स इन विच द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड सरफेस वेक्टर इज मोर देन 90। 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव है, क्योंकि कोस ने मोर देन 90 आपको भी पता है वैल्यू नेगेटिव जोन में चली जाएगी। और गए जीरो फ्लक्स इफ़ द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड सरफेस वेक्टर, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज ऑफ 90 डिग्री। अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का बन जाता है तो आपको पता है कोस 90 और कोस 90 जीरो वैल्यू इज देयर। सो दे आर द रेस्पेक्टिव पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स, जीरो फ्लक्स। बच्चे याद रखिए, पॉजिटिव फ्लक्स थीटा लेस देन 90, नेगेटिव फ्लक्स थीटा मोर देन 90, जीरो फ्लक्स थीटा इज इक्वल टू 90। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। आपके सामने है आज का डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरी बात गाइस, आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेशन लिख करके देखें, एक बार वीडियो वॉच करें केयरफुली और उसके बाद आप एक बार अपनी रफ नोटबुक में लिख करके देखा करो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। थैंक यू।